बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जनाब इम्तियाज़ आलम साहब, जनाब अलामा सदीक़ अज़हर साहब, हुसैन शिराज़ी साहब, डॉक्टर कैस असलम साहब, जाहिद अतीक साहब चले गए टैक्स बार से, आफ्ताब बोरा साहब एग्जीक्यूटिव कमेटी मेंबर, अहमद हसनैन साहब थे अभी एग्जीक्यूटिव कमेटी मेंबर चैम्बर के, ख्वाजा खावर साहब, साबिर शाह साहब, असलम जावेद साहब, महमूद आलम साहब, दीगर पार्टिसिपेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। काफ़ी डाइवर्सिफाइड डिस्कशन। पहले एक टॉपिक था कुछ भी नहीं हो रहा मुल्क में और ये होना चाहिए, सब कुछ गलत। फिर इम्तियाज़ आलम साहब ने उसका थोड़ा सा रुख चेंज कर दिया। उन्होंने कहा नहीं जी, ये तो हर चीज़ ठीक हो रही है, जो मैं समझा थोड़ा सा। बहरहाल मैं उस डिबेट में नहीं, बहुत लंबी डिबेट हो जाएगी जो है कि क्या हो रहा है क्या नहीं, लेकिन क्या होना चाहिए। मैं तो आई ट्राई टू गिव द सॉल्यूशंस कि व्हाट इज़ टू बी डन, व्हाट इज़ हैपनिंग, एवरीबडी नोज। हर बंदे को पता है। आप किसी भी आज सड़क पे चलते हुए बंदे को रोक लें, उसका भी इंटरव्यू ले लें, तो मेरे ख्याल में हमारे से बेहतर फिगर्स वो भी देगा कि वो क्या रहा है। क्यों हर रोज़ अखबार में आती है, सुना आपने कहा इम्तियाज़ आलम साहब ने कि भाई टीवी पे आ रही हैं फिगर्स, अखबार में आ रही हैं, इतनी आ रही हैं कोई पता ही नहीं क्या सच है क्या नहीं। बहरहाल $200 बिलियन का तो आई एग्री विद यू वो नहीं है, बिकॉज पाकिस्तान की टोटल जीडीपी $200 बिलियन है। वो तो मैं थोड़ा सा करेक्ट भी करूँ यहाँ, वो मेरे ख्याल में फिगर जो है वो 70-75 बिलियन डॉलर्स की, एज़ पर माई नॉलेज के, विच वॉज पब्लिश इन न्यूज़ वीक अबाउट 2.5-3 years ago। आई पर्सनली हैड रेड इट। तो बहरहाल वो ठीक है। हमने इस दफ़ा लाहौर चैम्बर ने हर दफ़ा की तरह इस दफ़ा भी काफ़ी मुशावरत के साथ, हमारी 110 स्टैंडिंग कमेटीज़ हैं लाहौर चैम्बर में, और हमने बड़ा थ्रेड बेस्ड डिस्कस किया। काफ़ी डेलिब्रेशंस के बाद स्टैंडिंग कमेटीज़ की मीटिंग्स बुलाई, आम बिजनेसमैनों को भी बुलाया, और सबसे मुशावरत करके इस दफ़ा हमने भी एक डॉक्यूमेंट तरतीब दिया और हमने भी उसको भी सबमिट किया FBR में। सबसे ज़्यादा हमने जो फोकस किया इस वक्त, जो हमारी रिकमेंडेशन है फॉर द अपकमिंग बजट टू द गवर्नमेंट इज़ के एनर्जी क्राइसिस को रिजॉल्व करें। बिकॉज ये जो फाइनेंशियल ईयर 2012-13 में वी हैव लॉस्ट 3% ऑफ द GDP इक्वलेंट टू $6 बिलियन, इक्वलेंट टू 550 बिलियन रुपीज़। आज हमने इस साल में लूज़ कर दिया बिकॉज ऑफ द एनर्जी क्राइसिस इन द कंट्री। और पिछले साल भी 2.5-3% अगेन वी हैड अगेन लॉस्ट another 500 to 550 बिलियन रुपीज़। तो 2 सालों में हम 1100 अरब रुपए ज़ाया कर चुके हैं एनर्जी क्राइसिस की वजह से। तो हमारी रिकमेंडेशन इस दफ़ा ख़ास तौर पे गवर्नमेंट को ये है कि जो भी टोटल रेवेन्यू आप कलेक्ट करें, जो कि जो टारगेटेड रेवेन्यू है 1952 बिलियन का, विच इज़ गोइंग टू बी कलेक्टेड, उसका आप 10% आप जो है एलोकेट करें टू बिल्ड न्यू डैम्स इन द कंट्री। और क्योंकि मैं थोड़ा सा बताता चलूँ कि हमारे यहाँ जो प्रॉब्लम क्यों है एनर्जी क्राइसिस की, हमारे यहाँ एनर्जी मिक्स जो है हमारे मुल्क में वो बिल्कुल ही अगेंस्ट चल रहा है एज़ कम्पेयर टू दी डेवलप्ड नेशंस इन द वर्ल्ड। आज के दिन में जो एक डेवलप इकोनॉमी है उसमें 70 से 75% जो बिजली या जो एनर्जी प्रोड्यूस की जाती है वो हाइडल से, पानी से 70 से 75%। ऑलमोस्ट 20% जो तरक्की याफ्ता ममालिक में एनर्जी प्रोड्यूस की जाती है वो है कोयले से, और तकरीबन 10% जो है वो ऑयल से। हमारे यहाँ बिल्कुल ही अगेंस्ट हैं हम आज के दिन में 70% हम जो बिजली या जो एनर्जी हम बना रहे हैं, बिजली बना रहे हैं वो ऑयल से, और इसी की वजह से $12 अरब की सालाना हमारी इंपोर्ट का बिल हो गया है ऑयल का। ऑयल बिल हैज़ जम्प्ड टू ऑलमोस्ट $12 बिलियन। उसमें मैंने बता ही रहा था कि हमारे यहाँ क्योंकि बिल्कुल ही अगेंस्ट एनर्जी मिक्स है, हमारे यहाँ 70% हम ऑयल पे बना रहे हैं। आज
तकरीबन 20% हम जो है हाइडल से बना रहे हैं, और बल्कि 22-23% हाइडल्स बना रहे हैं, 6 से 7% अदर सोर्सेज। कोयले से सिर्फ 1% बन रही है पाकिस्तान। आज ही के दिन में कोयले से इंडिया में 55% जो है बिजली प्रोड्यूस हो रही है, और अमेरिका में 77% हो रही है। तो मैं बता रहा था हमारा, क्योंकि एनर्जी मिक्स बिल्कुल ही यहाँ पे जो है आउट हुआ है, और ज़रूरत इस बात की कि जो डेवलप्ड नेशन है, मैंने बताया वहाँ पे 70% हाइडल है, 65 to 70% हाइडल है। वहाँ पे 15 से 20% जो है कोयला है, और 10-1% जो है वहाँ पे ऑयल है। तो बहरहाल हमें एक तो क्योंकि इस एनर्जी मिक्स को चेंज करना है, तो 10% हमारी प्रपोजल है कि आप बजट में एलोकेट करें टू बिल्ड न्यू डैम्स, जिस तरह जाबिर भाषा है, गोमलजम है, मुंडा डैम है। ये डैम्स जो बनेंगे, क्योंकि ₹1.20 उसका पर यूनिट कॉस्ट है, जो आज हम बिजली बना रहे हैं ऑयल से, उसकी कॉस्ट ₹16 है। 15.5 गुना का उसका फ़र्क है। कोयले से जो बिजली बनेगी उसकी कॉस्ट तकरीबन ₹9 आएगी, 8.5 से ₹9, जो आधी होएगी आज के दिन में ऑयल से। तो नए इस बजट में आने वाले में एलोकेट करें बजट, जिस तरह मैंने कहा 10% डैम्स के लिए, कोयले से बिजली बनाने के लिए, और उसको हम इम्पोर्टेड कोल पर बेस करेंगे। अभी हम थर कोल, जो कि जहाँ पे 175 बिलियन टन्स हमारे पास कोयल के डिपॉजिट्स हैं, जिससे हम 1 लाख मेगावाट 100 साल के लिए बना सकते हैं, लेकिन वो अभी क्योंकि प्रॉपर्ली डिस्कवर्ड नहीं है हमने, तो आज अगर हम इम्पोर्टेड कोल पे भी बेस करें, और जो प्रोजेक्ट्स लगाएंगे, तो मैंने इस तरह बताया कि ₹8.80 से ₹9 उसकी पर यूनिट कॉस्ट आएगी, जो कि आधी है ऑयल से। तो सबसे मेन हमारा जो इस दफ़ा बजट में हमारा जो रिकमेंडेशन है वो है टू रिजॉल्व दी एनर्जी क्राइसिस। इसके बाद सेकंड नंबर पे, यहाँ पे पहले भी बात हुई, मेरे साथियों ने कहा टैक्स बेस को बढ़ाना। अब टैक्स बेस में इम्तियाज़ आलम साहब ने कहा भाई कैसे जो है मेरे ख्याल में जहाँ तक मैंने समझा, देखिए इट्स वेरी इजी। हमने जो गवर्नमेंट है आज ही के दिन में टैक्स बेस हम इस तरह बढ़ा सकते हैं कि सर्विसेज सेक्टर नेट में नहीं है। हमारा जो सारा से ज़्यादा जो इन्हिसार है, जो ज़रूरत जो हम हमारा जो तवज्जो है वो ये कि एग्जिस्टिंग टैक्स नेट को हम स्क्वीज़ करते रहें और ज़्यादा से ज़्यादा लेते जाएं। हर मोहल्ले में बेकरीज हैं, नेट में नहीं है। हर मोहल्ले में टिक्का शॉप, कढ़ाई शॉप, कोई नेट में नहीं, कोई टैक्स नहीं दे रहा। डॉक्टर कोई टैक्स में नहीं है, कोई सेल टैक्स का आपको बिल नहीं देता। आज 25-25 दिन की क्यू है डॉक्टर से टाइम लेने के लिए। कोई क्लिनिक आज नेट में नहीं है। हॉस्पिटल्स बड़े बड़े ठीक है नेट में, छोटे नेट में नहीं है। बेकरीज नहीं है, रेस्टोरेंट्स मैंने कहा नहीं है, डॉक्टर्स नहीं है, ट्रैवल एजेंट्स नहीं है, आज शादी हॉल्स नहीं है। इस जी ये सारे जो इनकम कर रहे हैं, आज आप चले जाएं जी, ब्यूटी पार्लर्स रश लगे हुए हैं, लाइनें। शादी हॉल मेरे ख्याल में कोई आपने कोई जो वहाँ पे कोई मैरिज फिक्स करानी हो, 4-5 महीने से पहले, आप 4-6 महीने पहले बुकिंग होती। तो मकसद कहने का ये कि ये तबका हमारे ही मुल्क का है, पूरी दुनिया का एक असूल है, हमारे यहाँ नहीं इम्प्लीमेंट हो रहा। और मैं समझता हूँ उसमें कोई इतना बड़ा कोई फार्मूला या कोई हमने कोई एक रॉकेट साइंस में नहीं है कि जो इनकम करेगा वो टैक्स देगा। ये तो पूरी दुनिया में असूल है और कोई मना भी नहीं करता। जब बात करते 10 साल मुझे भी हो गए इस लाहौर चैम्बर के प्लेटफॉर्म से, मैं कस्टम की कमेटी का कन्वीनर रहा, फिर उसके बाद मैं जो है बजट की कमेटीज़ में भी रहा। तो 10 साल तो मुझे भी हो गए। हर दफ़ा एक सिंगल लाइनर आंसर मिलता है कि जी एंड ऑफ द डे प्रॉपर्टी पे क्यों नहीं, एग्रीकल्चर पे क्यों नहीं टैक्स लगाते। एंड ऑफ द डे सिर्फ बजट की स्पीच से पहले एक लाइन का आंसर वो देते हैं, क्यों? सिंस इट इज़ अ प्रोविंशियल सब्जेक्ट, सो प्रोविंशियल गवर्नमेंट्स हैव टू कलेक्ट। फिनिश, पीरियड ख़त्म, चैप्टर क्लोज। उसके बाद बात ही नहीं। एक लाइन में बता रहा हूँ, इससे बड़ी इस दफ़ा भी आप देखिए एक ही लाइन में आपको आंसर मिले। तो भाई पूरी दुनिया में जो इनकम कर रहा है, ख्वाह वो एग्रीकल्चर से करे, प्रॉपर्टी के कारोबार से करे, इंपोर्ट के कारोबार से करे, एक्सपोर्ट से करे, मैन्युफैक्चरिंग से करे, जो दुनिया में जो इनकम करे उससे टैक्स लें। इसमें तो कोई दो राय नहीं है। कोई आज तक किसी ने मना भी नहीं किया कि जी आप गलत कह रहे, लेकिन हो भी नहीं रहा। दुबई स्टाइल जो कारोबार करे, ख्वाह वो अपना उसने पान की शॉप है, हुक्के की शॉप है, टोबैको की शॉप है, या बड़ी से बड़ी इंडस्ट्री है, आपने लाइसेंस लेना है, हर साल रिन्यूअल कराना है, परसेंटेज ऑफ द बिजनेस, परसेंटेज ऑफ द वॉल्यूम पर उस पर टैक्स है, उसकी फीस है रिन्यूअल की।
अगर आपकी सालाना वहाँ पे 5 लाख रुपए अगर आपकी जो टर्नओवर है, तो उसमें आपको 5,000 रुपये देना पड़ेगा 1%। जिसका 5 अरब रुपए वो 5 करोड़ देगा। इसमें तो सिंपल है, जिससे जो टैक्स कर रहे हैं उसी ने कारोबार दे। तो ये टैक्स बेस तभी बढ़ सकेगा जो 8.8 हमारे खित्ते में, वी आर द लोएस्ट, वी आर द वन ऑफ द लोएस्ट इन द वर्ल्ड, कि भाई आप जो इनकम करें उस पर टैक्स लें। इसके साथ साथ टैक्सेशन का हमारे यहाँ निज़ाम सारा, जैसे बात हुई शराई साहब ने भी कहा, एडवांस टैक्सेशन सिस्टम है जी। जो माल मंगाए, आज मैं कारोबार कर रहा हूँ या मेरा इंडस्ट्री है, मेरा रॉ मटेरियल आएगा, मैं पहले ही पोर्ट पे इनकम टैक्स भी दे दिया, सेल टैक्स भी दे दिया, विद होल्डिंग टैक्स भी दे दिया, तो दुनिया जान के टैक्सेस दे दिए। अब ये कोई लॉजिक नहीं है, हमारे 50 किलोमीटर यहाँ पे क्रॉस करके इंडिया में कोई एडवांस टैक्सेशन नहीं। आप सिर्फ बोझ बढ़ा रहे हो, आप उसको कॉस्ट ऑफ डूइंग बिजनेस में जो अच्छा हो क्या रहा है। मैंने आज मेरी इंडस्ट्री है, मैंने रॉ मटेरियल मंगाया, पोर्ट पे मैंने आपको बताया जी, इनकम टैक्स भी ले लिया, ड्यूटी भी ले ली, सेल टैक्स भी ले लिया, दुनिया जान के टैक्सेस 40-45% ले लिए। मैंने 1 करोड़ का माल मंगाया ना, मैंने 45 लाख रुपए उनको दे दिया। अब 45 लाख कराची के बाद जो पंजाब में इंडस्ट्री है, जब अप कंट्री है, हो क्या रहा है, कराची से पंजाब 5 से 6 दिन का प्रोसीजर है। यहाँ पे आएगा, जो कार्गो आएगा, फैक्ट्री जाएगा, फैक्ट्री के बाद आपको 5 या 7 दिन बाद वो प्रोडक्ट आपका, या 10 दिन बाद आपको वो यूज़ होगा। कोई नेक ऑफ द टाइम तो नहीं कि आपने एक दिन काउंट कर रहे हैं बाहर से आपने महीना पहले रॉ मटेरियल मंगाना है, महीने बाद वो आपका यूज़ होगा, आप प्रोडक्शन करेंगे, प्रोडक्ट प्रोड्यूस करके आप मार्केट में माल बेचेंगे उधार, उसके 1.5-2 महीने बाद पेमेंट है, तो 3 महीने के बाद मुझे वो पैसे वापस मिलेंगे जो मैं गवर्नमेंट को एडवांस दे रहा हूँ। एवरेज 2.5 से 3 महीने बाद मुझे वो मेरे पैसे वापस मिलेंगे जो मैंने एडवांस दिया। इंडिया में कोई नहीं है। इंडिया में क्या है कि भाई आपने रॉ मटेरियल मंगाया, कोई टैक्स नहीं है, कोई इनकम टैक्स, कोई सेल टैक्स नहीं है। आप फैक्ट्री ले जाएं अपने रॉ मटेरियल को, आप प्रोड्यूस करें, उसके बाद जब आप बेचेंगे तब आप देंगे टैक्स। तो मेरे और आज इंडिया के जो इंडस्ट्री में फ़र्क क्या आ गया 3 महीने का। मेरे यहाँ 1 महीने का मार्कअप है 1.5% या 1.4%, 16% साल का, 1.4% मैं 1 महीने का दे रहा हूँ। तो मैं 3 महीने का 4%, तो मैं उससे वैसे ही हार गया। मैं इंडिया की इंडस्ट्री का कैसे मुकाबला करूंगा, या बांग्लादेश की इंडस्ट्री है, या जो भी है जो अपने खित्ते में, तो मैं तो उससे एडिशनल कॉस्ट दे रहा हूं। मेरी तो आप कॉस्ट ऐड करा रहे हो, मेरी आप कॉस्ट ऑफ डूइंग बिजनेस में आप ऐड कर रहे हो कि आपने मेरे से 3 महीने पहले एडवांस ले लिया। तो हमारा आज ये इस दफ़ा बजट में जो 3rd नंबर पर हमने उनको प्रपोज किया कि खुदारा एडवांस टैक्सेशन को आप सिस्टम को ख़त्म करो, और आप वही करो जो इंडिया में कर रहे। After the manufacturing, once I dispatch my raw material, dispatch my final product from the factory, फैक्ट्री से बाहर करूंगा, मैं सेल टैक्स भी दूंगा, इनकम जो भी टैक्सेस है मेरे से ले ले। तो खुदारा हमारी कॉस्ट ऐड ना कराएं। और आज वहाँ सिर्फ 12% है सेल टैक्स, 12.5%, हमारे यहाँ 16%। तो ये एक तो जो डायरेक्ट टैक्सेशन का जो मैं वैसे ये जो टैक्सेशन एडवांस टैक्सेशन का निज़ाम है, तो हमारी इस दफ़ा प्रपोजल गवर्नमेंट को ये है कि इसको ये, क्योंकि बहुत बड़ा ये इसका फैक्टर इस ने बताया कि 2.5 से 3 महीने का प्रोसेस है, फ्रॉम द डे यू इम्पोर्ट द रॉ मटेरियल टिल द डे यू गेट द अमाउंट या यू गेट द पेमेंट्स ऑफ योर फाइनल प्रोडक्ट आफ्टर डिस्पोजिंग इट ऑफ या आफ्टर सेलिंग इट ऑफ इन द मार्केट। जब आप पैसे वसूल करते हैं, महीना 1.5 महीना वो, और बाकी 1-1.5 महीने का प्रोसीजर। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके साथ साथ वाइटनिंग पे बात हुई, डेफिनेटली हम बहुत कंडेम करते हैं। पहले ही 2.5-3 साल से एक सेक्शन 111 जो वाइटनिंग का, उन्होंने उसमें क्या किया है कि जी आप बाहर से जो भी टीटी इंपोर्ट करा लें और उसको आप शो करें जी मेरे चाचा ने, ताया ने, पुप्पा ने, भाई ने, बहन ने, किसी ने भेज दिया बाहर, उस पर कोई टैक्स नहीं। दुनिया में ये भी कहीं कानून नहीं है कि आप, मैं ही आज अपने ही अमाउंट यहीं से कोई भी 1 करोड़ रुपये लेता है, वो मार्केट में जाता है डॉलर वाले के पास, डॉलर बाय करता है, 1 लाख या जितने भी उसके डॉलर आते हैं बाहर भेज देता है टीटी कराने के 50 पैसे या 60-70 पैसे पर डॉलर या 80 पैसे, जो भी आज का रेट समझो 1 रुपये ऊपर है मार्केट का, जो भी 1 रुपये ऊपर में दे दिए, 1 लाख डॉलर में 1 लाख रुपये ऊपर दे दिया, मैंने बाहर भेज दिया दुबई, वहाँ से फिर मैंने वापस मंगा ली वही टीटी। तो मेरा टोटल 2% का खर्चा है, 1% बाहर भेजने का और 1% वापस जब मंगाऊंगा और यहाँ बेचूंगा डॉलर, क्योंकि बाइंग और सेलिंग का जो फ़र्क है आधा पर, उस पर कोई टैक्स नहीं है। वैसे जो कारोबार कर उससे 25% टैक्स है। मतलब कमाल से ऊपर है कि 2.5 साल हो गए हम चीख चीख के थक गए
कि आप जो है वाइटनिंग का आपने ये फार्मूला का इस्तेमाल कर पूरी दुनिया, और यही वजह है जो हम जो बड़ा फखरिया ऐलान करते हैं ना असम्बलियों में, टॉक शोज में, कि जी रेमिटेंस $12 अरब हो गई एक्सपेक्टेड। जो अल्लाह के बंदो 3 साल से पूरी दुनिया में कोराम है, फाइनेंशियल मेल्टडाउन हुआ है। हमारे जो एक्सपेक्ट रेट्स हैं उनकी इनकम बढ़ गई, डबल हो गई 3 साल। वाह जी वाह। वो क्या वहां पे कोई सोने का कारोबार कर रहे हैं जो बढ़ गई उनकी 3 गुना? साबिर शाह साहब, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट मैं आपको बता रहा हूं। 3 साल पहले जो हमारी रेमिटेंस थी वो 6-6.5 अरब डॉलर की थी, आज $11 अरब पे पहुंच गई। 3 सालों में पूरी दुनिया में फाइनेंशियल मेल्टडाउन आया है, हमारी वो बढ़ गई जो एक्सपेक्टेड की रेमिटेंस, उनकी इनकम डबल हो गई 3 सालों में। ये इसकी वजह से हुई है डबल, कि ये आपने ये 3 साल पहले ये जो निजाम निकाला है सेक्शन 111 कि जो बाहर टीटी कर दो और बाहर से मंगा लो, जो बाहर से टीटी मंगा लो फ्री है, कोई टैक्स, खत्म। मुझे नहीं पता इंडिया का फ्रैंकली, लेकिन ये मैं बता रहा हूँ जो फखरी आप देखते हैं ना टीवी चैनल्स पे, रोज अखबारों में स्टेटमेंट लगी होती है। फाइनेंस मिनिस्टर साहब ने, मैंने 15 दिन पहले एक टॉक शो में सुना उनको या किसी प्रेस कॉन्फ्रेंस में, $11.5 अरब ऑल टाइम हाई रेमिटेंस। फखरिया जैसे नहीं झंडा लहराते। और भाई खुदा का नाम है, ये इस वजह से है जब से सेक्शन ये इंट्रोड्यूस करा है, पूरी दुनिया में कोराम आया हुआ है इकोनॉमिकल, हमारे एक्सपेक्टेड से डबल। भारत, तो इस चीज़ों को ख़त्म करने की ज़रूरत है। आप इसकी 3 नुकसान हो रहे। एक, ये जिस तरह मैंने बताया कि जी आप बाहर से मंगाई जा रहे हैं आप। दूसरा कि जी जो आम किसी बिजनेस पे टैक्स है, मैं अगर 20% टैक्स दे रहा हूँ, आप यही टीटी बाहर से मंगा के 2% करके कर रहे हैं वाइट, तो मेरा आपका क्या मुकाबला, मैं कैसे मुकाबला करूँ? तो मैं तो मुकाबला नहीं कर सकता, कोई भी मुकाबला नहीं कर सकता। तो अक्रॉस द बोर्ड इट हैज़ टू बी रैशनल। एक तरफ अगर आप टैक्स बेस बोलते हैं बढ़ाएं, आप कहते हैं जी और टैक्सेस लगने चाहिए, टैक्स बेस बढ़ना चाहिए, ज़्यादा से ज़्यादा कलेक्शन होनी चाहिए, तो भाई इस तरह के आप लॉस को ख़त्म करें। ये तो डिस्क्रिमिनेशन है। इसके साथ साथ पहले भी बात हुई यहाँ पे, अतीक साहब ने भी की, शिराज साहब ने भी की, कि जी डायरेक्ट टैक्सेशन, अच्छा उसमें भी पूरी दुनिया में हम अलग अलग हैं। जिस तरह मैंने शुरू में कहा ना, एनर्जी मिक्स में भी हम बिल्कुल रिवर्स चल रहे हैं। एनर्जी मिक्स में पूरी दुनिया में 70% जो है पानी से, 65-70%, हम 70% ऑयल से। इसमें अब डायरेक्ट टैक्सेशन और टैक्सेशन के निज़ाम में भी हम पूरी दुनिया से अपोजिट चल रहे हैं। पूरी दुनिया में डेवलप कंट्री का अक्रॉस द बोर्ड एक फार्मूला है कि 70 से 75% डायरेक्ट टैक्सेशन से टैक्स इकट्ठा हो रहा है, जो कि उमरा से टैक्स लिया जा रहा है, प्रॉफिट पे टैक्स लिया जा रहा है। जो 1 करोड़ प्रॉफिट करता है उस पर मिसाल अगर 20% है या 25%, जो भी स्लैब है वो करे। जिस तरह अभी इन्होंने कहा जी, वो बफेट ने कहा, बिल्कुल कहा उसने कि भाई उमरा से टैक्स ले। डायरेक्ट टैक्सेशन का निज़ाम पूरी जहाँ डेवलप कंट्रीज़ में, डेवलप इकोनॉमीज़ में है कि आप डायरेक्ट टैक्सेशन मीन्स कि प्रॉफिट पे, जितना मैं ज़्यादा प्रॉफिट करूंगा उतना मैं टैक्स दूंगा। हमारे यहाँ इनडायरेक्ट टैक्सेशन पे जोर है। मैंने कहा पूरी दुनिया में 70% डायरेक्ट टैक्सेशन से इकट्ठा किया जाता है और 25 से 30% इनडायरेक्ट। हमारे यहाँ 70% इनडायरेक्ट। इनडायरेक्ट क्या है जी? पेट्रोलियम के लेवीज, टैक्सेस, टेलीफोन पे, मोबाइल पे, बिजली के बिल, सुई गैस पे बिल, आम आदमी पे बोझ डाली जाए। बहुत आसान है ना, एडवांस, नहीं तो मोबाइल बंद, नहीं तो घर का कनेक्शन बंद, नहीं तो गैस का बंद। ये नहीं होता। इससे आप महंगाई बढ़ेगी, इससे इन्फ्लेशन बढ़ती है। इन्फ्लेशन बढ़ती है, मार्कअप हम नहीं कम कर सकते। हम पूरे खित्ते में, हम 16% हमारा आज मार्कअप है पूरे खित्ते में, सार्क में। इंडिया में आज 10.5%, हम 55% ज़्यादा है। बांग्लादेश में 11.5% है, 50% ज़्यादा है। श्रीलंका में आज 11% है, 50% ज़्यादा है। तो भाई इसी चीज़ों को, डायरेक्ट टैक्सेशन के निज़ाम को करना पड़ेगा, इनडायरेक्ट टैक्सेशन को ख़त्म करना पड़ेगा। बहुत इजी है, पेट्रोलियम पे लगा दी, हर प्रोडक्ट पे लगाते जाए, गरीब आदमी पे बोझ डालते जाए। नो, ये भी मैंने बताया कि जिस तरह एनर्जी मिक्स में हम बिल्कुल रिवर्स चल रहे हैं पूरी दुनिया से, इसमें भी हम पूरी दुनिया से रिवर्स चल रहे हैं। तो जनाबे वाला, ये ऐसी चीज़ें नहीं है कि हम नहीं कर सकते, ये चीज़ें करनी हैं। 10 साल से 20 साल से सुन रहे हैं, जैसे शाहिद साहब ने कहा 30 साल से बजट, 34 साल से देख रहे हैं, 10 साल से तो मैं भी यही बातें कर रहा हूँ। और मुझे तो आज तक किसी ने उठ के ये नहीं कहा कि नहीं ये बात नहीं है, ये बातें नहीं हो सकती। इसी तरह 5 सफ़ेद हाथी हमने पाले हुए हैं,
हमारी हुकूमत ने, वापडा रेलवे, PIA स्टील मिल, और मेरे ख्याल में एक और कोई है जो वो है वापडा रेलवे, स्टील मिल, पैपको, और जो एक और कौन सा इदारा है, PIA, और एक और बहरहाल मेरे ध्यान में नहीं वो तो उसी में आता। अच्छा बहरहाल अब वो उसमें क्या है जी कि 400 अरब रुपए का नुकसान कर रहे हैं जी हर साल। ठीक है जी, अब 400 अरब का नुकसान हर साल, ये हमारे 5 इदारे, ये 4 कह लें, 1200 अरब रुपए पाकिस्तान की कौम का उसमें इंजेक्ट है, मतलब लगा हुआ है, इन्वेस्टमेंट हुई है 1200 अरब रुपए। 1200 अरब रुपए लगा के हम 400 अरब रुपए नुकसान कर रहे हैं। आज एक आदमी कोई भी यहाँ बैठा हुआ, मैं कहता हूँ 1 लाख रुपए लगाता है कहीं इन्वेस्टमेंट, तो बैंक वाले इसको सिर्फ 12 लाख देता है घर बैठे। ठीक है, 1 लाख में 1200, और वो अपना कोई छोटा मोटा कोई भी कारोबार करे तो वो एक्सपेक्ट करता है कि मुझे 25% रिटर्न मिले, मतलब उस पर 25,000 रुपये, लाख पे 25,000 रुपये सालाना। ठीक है नहीं, 25% तो साल का जायज़ मुनाफा है ना, आम कारोबार 2% महीने का। हम 1200 अरब रुपए लगा के अगर 25% उस पर रिटर्न एक्सपेक्ट करना चाहिए ना जी, 300 अरब रुपये आना चाहिए, 400 अरब रुपये जा रहा है, मतलब हम 700 अरब रुपये ज़ाया कर रहे हैं पिछले 10 सालों से। खुदारा, मैंने कल भी एक टॉक शो था डॉक्टर सलमान साहब का, उसमें होस्ट से मैंने कहा खुदारा हाथ जोड़ के इसको फ्री ऑफ कॉस्ट किसी के नाम लिख दे, तेरे भाई हो गया, छोड़ दे बेचने को। खुदारा मैंने कहा मिन्नतें करके हाथ जोड़ के किसी के नाम कर दे भाई, ये आज से तेरे जिम्मे। बोलेगा नहीं नहीं नहीं, आपने लेना ही लेना। आप 400 रुपये तो बचा लोगे साल के जो लगा रहे हो। इस चीजों को कितना टाइम चाहिए? मैं तो बात करता हूं हमेशा, जिस तरह मैंने बात की कि दीज आर दी सॉल्यूशंस। कितना टाइम चाहिए इसको करने में, डिसीजन लेने में कि भाई हमने आपको दे दिया फ्री में, छोड़े बेचने को, इंटरनेशनल टेंडरिंग को। 400 अरब तो सेव करो जो 10 साल से जाया कर रहे हो। 400 अरब रुपए साल। तो ये चीज़ों पे हमने ख़ास तौर पे इस दफ़ा भी बजट में उनको जो है, काफ़ी लंबी होगी बात। मैं एक चीज़ जो यहाँ पे लेबर लॉज की कुछ मेरे से पहले बात हुई, उसमें मैं एक बात करना चाह रहा हूँ कि खुदारा लेबर लॉज को इतना सख्त ना बनाए कि जिसका असर हमने देखा KESC का, कराची का आपके सामने। वो गोल्डन हैंडशेक देना भी जा रहे हैं 15-15 लाख रुपए आदमी, वो कहते हैं नहीं। तो बाहर वाला तब आएगा, बाहर का इन्वेस्टर जो बड़ी इन्वेस्टमेंट लेके आएगा अरबों रुपए की, 10, 20, 25, 50 लाख या 2-4 करोड़ की बात नहीं कर रहा, जो बड़े, तब आपको यहाँ इंडस्ट्रियाँ लगेंगी जब तक आप उसको सिंपल नहीं करेंगे लेबर लॉज को। और उसकी जिंदा मिसाल गुजरात का इंडिया का सूबा है, जो कि पूरी दुनिया में उसकी शाइनिंग आज एग्जाम्पल आज उसने कर दिए। मोदी साहब ने, जो उनके चीफ मिनिस्टर हैं, दोबारा इलेक्ट हुए, 3 काम किए उसने, जो सबसे ज़्यादा इंडिया में अगर फॉरेन इन्वेस्टमेंट आई है तो गुजरात में आई है। सिर्फ 3 काम उसने किए। नंबर 1, लेबर लॉज को सिंपल किया। जिस तरह मैंने कहा कि ऐसे ना करें कि जिस तरह KEC का असर हुआ। कोई बाहर वाला क्यों अरबों रुपए लेके आएगा जब वो बोलेगा भाई ये तो यहाँ यूनियन है, मैं इनसे निपटता रहूंगा या अपने पैसे को देखूंगा। तो जब तक आप सिंपल से सिंपल नहीं करेंगे लेबर, बाहर वाला नहीं आएगा। लोकल तो चलो किसी ना किसी तरीके से उसको निभा लेगा। नंबर 2, मोदी साहब ने वहाँ पे सबसे ज़्यादा इन्वेस्टमेंट करवाई जो एनर्जी सेक्टर में, जो कोयले से, जैसे मैंने कहा 55% इंडिया में। आज 1 मिनट की लोड शेडिंग नहीं है गुजरात इंडिया के सूबे में, 1 मिनट की लोड शेडिंग। और नंबर 3, उन्होंने लॉ एंड ऑर्डर में इंश्योर किया फॉरेनर्स को। सबसे ज़्यादा फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट इस वक्त गुजरात, शाइनिंग एग्जाम्पल है दुनिया की। तो मेरे दोस्तों, ये चीज़ें इतनी मुश्किल नहीं है, ये डूएबल है, इम्प्लीमेंटेबल है। हम बहुत अच्छे से शोर मचा रहे हैं। अब देखें कब होश आती है हुकूमत को और कब हम ये चीज़ों पे जो है तवज्जो देते हैं। थैंक यू। ठीक है जी, बहुत शुक्रिया।